नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ आपको पूरक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इस हिंदी विषय का जो आपका पेपर है दोस्तों, ये मैं लेकर आ चुका हूँ। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, YouTube पर आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जो सेट पेपर मैं बता रहा हूँ, ये 100% आपकी किताब से बनाया गया है, मतलब आपकी किताब पर आधारित है। YouTube पर जीवन में वायरल पेपर आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। सभी आपको जो बेवकूफ़ बनाते हैं, आप बेवकूफ़ बन जाते हो, तो बेवकूफ़ बनना बंद करिए। जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं ना, वो ज़रूर याद करें आप। चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं वही सही रहते हैं। बाकी जो ये कहते हैं ना कि ये वायरल पेपर है, ये रियल पेपर है, ये सारी बकवास बातें गलत है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये पेपर मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये वार्षिक परीक्षा में पूछा गया पेपर था और आपकी किताब पर आधारित है। ये भी आप ध्यान रखना। आप मैच कर सकते हो सारे क्वेश्चनों को। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे। देखिए, ये पाठ 2 से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना आप लोगों का जो पाठ हिंदी विषय का, उससे जब शिव जी का धनुष टूटा था तो जो भगवान परशुराम जी है वो क्रोधित हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ। परशुराम क्रोधित इसलिए भी हुए थे कि भगवान शिव जो है परशुराम जी के गुरु है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देखिए, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया है। तो रीतिकाल जो है ना, उसको 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, जो करुण रस है ना, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। यहाँ और भी रस दिए हैं, उनके सभी के स्थायी भाव मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान रखना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो होता है रति। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये सारी याद रखना आप सभी। अगला प्रश्न है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। तो जो भोलानाथ है वो अपने पिता के साथ में कुश्ती नामक जो खेल है वो खेलते थे। अब इसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपसे अर्थ के आधार पर पूछा है, लेकिन मैं आप लोगों को जितने भी आधार पर वाक्य के भेद पूछते हैं सब बता दूंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, रचना के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आपको 3 भेद बताना है। दूसरी बात, अगर वाच्य की दृष्टि से कितने भेद होते हैं वाक्य के, तो भी आपको 3 बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर रचना के आधार पर एक तो है आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य, एक है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, और एक है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, इसके बाद में वाच्य की दृष्टि से जो होता है, जो पहला भाग है वो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य और उसके बाद में तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य, ये वाच्य की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, ऐसे भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछ लिया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 प्रकार के बताएंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार से वाक्य के भेद आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए, नेताजी का चश्मा नामक जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा नामक पाठ के लेखक है। इसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। ये पाठ जब हम पढ़ते हैं तो इसीलिए ये पाठ यहाँ पर हमें दिया गया है। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन, और सभी प्रश्न आपको याद करने हैं, एक एक क्वेश्चनों को याद करेंगे। पहला प्रश्न इसमें देखिए, उत्साह कविता में संबोधित किया गया है। तो उत्साह जो कविता है उसमें बादलों को संबोधित किया है, उत्तर में आप बादल लिखना। ठीक है, इसके बाद में चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो कैसा, तो चौपाई जो है ना सममात्रिक छंद है, समान मात्राओं वाला।
मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको भानपुरा लिखना रहेगा। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंतोक का अर्थ, तो गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। वाच्य के भेद होते हैं, तभी मैंने बताया था वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इन सही जो रिक्त स्थान है इनमें अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ रिक्त स्थान के बाद में, वो है आपका सही जोड़ी बनाइए। देखिए इस सही जोड़ी में सबसे पहले तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो दोस्तों ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व, उनको हम अलंकार कहते हैं। रामचरितमानस जो है दोस्तों ये महाकाव्य है, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा जो है दोस्तों ये आपकी लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज, तो नवाब साहब जो है उसने लखनवी अंदाज अपनाया था। फेरी भेटूला का मतलब होता है फिर मिलेंगे। तो ये जो आप लोगों को मैंने सही जोड़ी बताई ना, इस सही जोड़ी का आप क्या करेंगे, इस सही जोड़ी का एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, ताकि आपको याद रहे, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और 100% आपकी किताब पर आधारित चीज़ें हम बताते हैं, फालतू की बकवास करते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए आप सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, इसमें आप लोगों को लिखना है सत्य। इसके बाद सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में गए थे, तो ये भी आप लोगों को क्या लिखना है, सत्य लिखना है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, तो ये भी आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, तो दोहे में 16 नहीं होती है, 24 होती है, तो ये आपका असत्य है। दोहे में 24 मात्राएं होती है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, ध्यान रखना सभी। सज्जन में स्वर संधि है, तो सज्जन में स्वर संधि नहीं है, सज्जन में व्यंजन संधि है, इसका मतलब ये आप लोगों का असत्य होगा। देखो कैसे है व्यंजन समझ लो, सत प्लस जन, तो यहाँ पर ता ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो पहले क्या आया, व्यंजन आया, ठीक है। तो और उसके बाद में स्वर आया, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका सत्य लिखना है आप लोगों को। और रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी उन्होंने ये कविता। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दशानन, देखो इसका जब हम समास वगैरह करते हैं तो कैसा बनता है, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर ये जो रावण है ना ये तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर दशानन में कौन सा समास है, तो तीसरा पद जो प्रधान होता है वो बहुव्रीहि समास में होता है, ठीक है। पंथा का अर्थ क्या है, तो पंथा का अर्थ आप लोगों को राहगीर लिखना रहेगा, ठीक है। और एक रास्ते पर चलने वाला भी होता है, तो ऐसे भी याद रखना आप सब। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था, दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार न्यूटन ने किया था। 10वां रस कौन सा है, तो 10वां रस जो है ना वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है, ठीक है। और वात्सल्य के जो सम्राट हैं वो कौन है, सूरदास है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट है, और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ सूर सागर है, ध्यान रखना आप सभी। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और कृष्ण भक्ति में भी कौन सा, सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, और भक्ति काल के कवि हैं ये। और इनका जन्म 1478 में हुआ था, ठीक है। और 1583 पारसोली में निधन हुआ था। 1478 रुणकता या रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म होता है, किनका, सूरदास का। तो 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, सूरदास है। और सूरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ सूर सागर है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, जिसमें सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और ये भक्ति काल की बात है। भक्ति काल में आपको मैं बता दूं इनका जन्म 1478 में होता है, मृत्यु 1583 में होती है, ठीक है। बाकी और बताएंगे तो आप जितना याद वो भूल जाओगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे, तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे, भोलानाथ, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है, तो ये अज्ञेय जी की रचना है, ध्यान रखना आप सभी। अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद के जनक भी हैं, ठीक है। प्रयोगवाद के जनक, ये प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं।
अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। और बाकी ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वे प्रजा को ना सताएं। ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल सारे क्वेश्चनों को याद करना है बिल्कुल सही तरीके से। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मेंस एजुकेशन, MAINS, मेंस एजुकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है सबसे पहले तो। और जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को 49 वाला क्लास 10th का कोर्स खरीदना है। क्लास 10th का हिंदी विषय का कोर्स मात्र कितने में? मात्र 49 में। ठीक है। और अगर ऑफलाइन आप कोचिंग जाते हो ना, तो ऑफलाइन कोचिंग में वही आपको 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये में हिंदी पढ़ाई जाती है, जो ओनली 49 रुपये में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी है और मेरी तरफ से भी हमने कुछ अच्छी चीज़ें उसमें शामिल कर दी है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और बाकी और विषय के लिए भी आप के लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।